तो स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 8 में क्लास 11 के। आज इस वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे चैप्टर 2 की। हमने लास्ट लास्ट लेक्चर में ही हमने जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करा था। तो अगर कोई सीधा इस वीडियो पे आया तो रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई आप पहले उस वाला लेक्चर देख लीजिए, फिर उसके बाद इस लेक्चर पे आइएगा। करेक्ट। आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए, आज सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन के आगे फिर उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। हमने लास्ट क्लास में बहुत सारी टर्म्स देख ली थी। सबसे पहले तो बिजनेस ट्रांजेक्शन देख ली थी, फिर उसके बाद कैपिटल, ड्रॉइंग्स, एसेट्स, ये सारी चीजें लगभग हमने देख ली थी। ठीक है, तो अब इन सभी के ऊपर हम जरा बुक से रीडिंग ले लेते हैं कि भाई बुक में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। सही है, यस। बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स और सर्विसेज। सही है। अब business transaction means a financial transaction or economic event entered into by two parties that initiates the accounting process of recording it in the books of accounts of an enterprise. It it is a financial event expressed in terms of money. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे दो वर्ड इंपॉर्टेंट आपको मिले होंगे क्या? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिक इवेंट, और अंत में आगे उसके क्या है? रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सही है। और थर्ड, इन टर्म्स ऑफ मनी। सही है, यस। which brings change in financial position of an enterprise. अब ये वाला पॉइंट हमने करा था, which brings change in the financial position. Correct है? Stating differently, it is an agreement between two parties involving transfer of transfer or exchange of goods or services. Examples of business transaction are sale of goods, purchase of goods, receipt from debtors, payment to creditors. ये debtors creditors कौन होते हैं आज हम देख लेंगे। करेक्ट है। अब ये सारी की सारी हमें क्या ये सारी की सारी हमें क्या दे रखे हैं? एग्जांपल्स दे रखे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के। करेक्ट है। अब उसके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। करेक्ट है। सबसे पहला, इट हैज अ फाइनेंशियल वैल्यू। ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी ट्रांजेक्शन में एंटर हो रहे हो तो वहां पे कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू या फिर कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, फाइनेंशियल वैल्यू तो होगी होगी। फिर इट इज सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट्स, कि भाई हमारी जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो उसके पहले कोई ना कोई हमेशा सोर्स डॉक्यूमेंट्स होता है। अभी सर सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, आपके वाउचर्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बिल्स। ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये आपके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये हमारा पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। उस टाइम पे हम ये पूरा पूरा सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में सब कुछ समझेंगे। फिर इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजिशन, ये हमने देख लिया। इट हैज एन इफेक्ट, इट हैज इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अब ये आपको मालूम नहीं है अकाउंटिंग इक्वेशन अभी क्या होती है, लेकिन हाँ अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ होती है जो हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 मतलब वैसे तो मैं इसके इस चैप्टर के बाद ही अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन जो है इस उसमें इम्पैक्ट आता है हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन की वजह से। सही है। अब हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डुअल एस्पेक्ट होते हैं, एक तो डेबिट का और एक क्रेडिट का। ठीक है ना। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ओके, यस। अब उसके आगे भाई कि हमारी जो ट्रांजेक्शन होती है वो दो तरीके से हो सकती हैं। अब दो तरीके से कैसे सर? दो तरीके से मतलब वो आइदर कैश में हो सकती है या फिर क्रेडिट में हो सकती है। कैश का मतलब क्या होता है? जब हम एक्चुअली में कैश पे करते हैं या फिर कैश रिसीव होता है तो वो हो गई कैश ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर कैश रिसीव या कैश पे नहीं कर रहे हैं, हम उधार पे ट्रांजेक्शन हो रही है, उधार मतलब क्रेडिट, भी क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन हो रही है, तो वो तरीके की भी ट्रांजेक्शन भी हो सकती है। तो दो तरीके की ट्रांजेक्शन होती है भाई, एक कैश की और एक क्रेडिट की। कैश मतलब जहाँ पे हम कैश पे कर रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं। क्रेडिट का मतलब जहाँ पे हम उधार पे या तो बेच रहे हैं या फिर उधार पे कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑन क्रेडिट। और अगर कैश में हो रही है तो बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑन कैश या फिर विद कैश। सही है, यस। यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई है। देन उसके बाद कैपिटल, कैपिटल के बारे में हमने चर्चा कर ली थी भाई, बहुत ज्यादा अच्छे से कर ली थी भाई, बल्कि है ना। अगर आपने नहीं देखी है वो लेक्चर लास्ट वाला तो प्लीज जाकर देखिए। क्लेम ऑफ द क्लेम ऑफ द ओनर्स और प्रोप्राइटर इन द बिजनेस, ये वाली लाइन ज्यादा इतनी अच्छी नहीं है, ज्यादा अच्छी लाइन नीचे वाली है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर। सीधी सी बात क्या लिखी हुई है भाई? कोई भी ऐसा अमाउंट जो कि इन्वेस्ट करा हुआ है बिजनेस में ओनर ने, प्रोप्राइटर ने। हमने पहली ही क्लास में ये बात समझी थी कि ओनर को और क्या कहते हैं? प्रोप्राइटर कहते हैं। याद रहेगा? यस सर। अब जो भी ओनर ने पैसा लगाया है, जो भी प्रोप्राइटर ने पैसा लगाया है कहाँ पे? बिजनेस में, उसको हम क्या कहते थे? कैपिटल। ठीक है, चलिए।
उसके बाद बात आती है ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स क्या है? अमाउंट गुड्स और एसेट टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। फॉर क्या है यहाँ पे? पर्सनल यूज। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है भाई, पर्सनल यूज, ठीक है ना। कोई भी ऐसा सामान जो कोई भी ऐसा सामान, पैसा या कोई भी एसेट अगर ओनर जो है बिजनेस में से लेके चला गया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है। इट इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, गुड्स फॉर पर्सनल यूज, है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद गुड्स सो टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर आर वैल्यूड एट देयर परचेज कॉस्ट, है ना। मतलब जैसे ये अगर गुड्स की बात करी जाए, हम गुड्स, जो हमारा पार्टनर है वो गुड्स लेके, सॉरी जो हमारा ओनर है, प्रोप्राइटर है, वो जो है गुड्स लेके चला गया, गुड्स घर लेके चला गया, तो हम उसको किस वैल्यू पे शो करेंगे ड्राइंग्स में? एज कॉस्ट, कॉस्ट वैल्यू पे शो करें या सेल्स वैल्यू पे? क्योंकि गुड्स को तो बेचने के टाइम पे अलग वैल्यू होती है, कॉस्ट उसकी अलग होती है, तो कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा? तो सर उस टाइम पे कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा? कॉस्ट वैल्यू पे, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। यस। ड्राइंग्स की वजह से क्या होता है भाई? ड्राइंग्स की वजह से हमारी जो कैपिटल होती है वो कम हो जाती है, ड्राइंग्स की वजह से हमारी कैपिटल जो है कम हो जाती है, करेक्ट। फिर उसके आगे बाकी की और चीजें जो अब आगे लिखी हुई है, ये हम चैप्टर नंबर 18 में जाके सीखेंगे, बहुत आगे की बातें हैं ये, सही। फिर उसके बाद हमने देखा था लाइबिलिटीज के लिए भी देख लिया था, लाइबिलिटीज भी देख लिया था हमने, ये सर नो? अरे कैसी बात कर रहे हो सर, लाइबिलिटी हमने पढ़ा ही नहीं था लास्ट लेक्चर में, लाइबिलिटी नहीं पढ़ा था हमने, एसेट्स पढ़ा था, तो सीधा एसेट्स पे चलते हैं, फिर उसके आगे की चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले एसेट्स के बारे में क्या दे रखा है सर? एसेट्स के बारे में दे रखा है इकोनॉमिक रिसोर्सेज और ऑफ द एंटिटी विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर, विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर इज नोन एज एसेट्स। अब हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? एनीथिंग विच गिव्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर नोन एज एसेट्स, सही है, यही पढ़ा था हमने, यस सर। Assets are the properties, tangible or intangible assets owned by an entity or enterprise. They are economic resources of the business. In other words, to get economic benefits in future is an asset. सही है, yes. अब यहाँ पे देखिए वही जो वर्डिंग्स लिखी हुई थी, ये यहीं से वर्डिंग्स उठाई गई हैं। द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट राइट्स या फिर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल आर नोन एज एसेट्स, सही है। और एक वहाँ पे एक और लाइन थी कि एनीथिंग विच गिव्स अस, इफ एनीथिंग विच गिव्स अस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स या फिर एनीथिंग विच हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ रेवेन्यू या फिर इनकम, वो भी हमारे लिए क्या होते हैं सर? वो भी हमारे लिए एसेट होती है, सही है। अगर चाहे तो याद नहीं आ रहा तो देख लीजिए इधर, हाँ जी। तो हमारी डेफिनेशन ये रही, डेफिनेशन में क्या लिखा है? एनीथिंग विच गिव्स विच हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ रेवेन्यू या फिर इनकम इज नोन एज एसेट्स, इज नोन एज एसेट्स, सही है ना। तो हमारा हमने यही वाला पेज पूरा पढ़ा था, यस सर। चलिए अब वापस से बुक पे जाते हैं। अब देखो भाई, एसेट्स जो होती है हमारी वो तीन तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? तीन। पहला नॉन करंट एसेट्स, दूसरा करंट एसेट्स और तीसरा फिक्टिशियस एसेट्स। अभी जो फिक्टिशियस एसेट्स नाम की बला है ना, ये वाली, ये हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, या जहां तक उम्मीद है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। तो अभी इसके बारे में भूल जाइए, अभी हम सिर्फ और सिर्फ दो एसेट्स के बारे में चर्चा करेंगे, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था भाई, सिर्फ और सिर्फ अभी हम कितने पढ़ेंगे? दो। बाकी नॉन करंट और करंट अभी पढ़ेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स बाद में पढ़ेंगे, सही। नॉन करंट एसेट्स, एसेट्स ओन्ड बाय द एंटिटी नॉट मेंट फॉर रीसेल। वही ऐसी एसेट जिनको हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा है, बेचने के लिए नहीं खरीदा है, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन करंट एसेट्स कहते हैं, यस सर। फिर उसके बाद नॉट विद द पर्पस टू रीसेल बट आर हेल्ड आइदर एज इन्वेस्टमेंट और टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन। इन अदर वर्ड्स दोज एसेट्स आर हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, करेक्ट है। ऐसी कोई भी एसेट जो कि हमने लॉन्ग टर्म पर्पस से खरीदी है, तो उसके लिए हम क्या, उनको हम क्या कहते थे? नॉन करंट एसेट्स, सही है ना। फिर उसके बाद नॉन करंट एसेट्स के अंदर में आती थी दो चीजें, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिनकी फिजिकल एक्सिस्टेंस होती है, और इनटेंजिबल मतलब जिनकी नहीं होती है, सही है, यस सर। फिर उसके बाद करंट एसेट्स बोले तो क्या? एसेट्स हेल्ड फॉर रीसेल और कन्वर्जन इनटू कैश। मतलब उनको हमने ऐसी एसेट्स है जिनको हम या तो कन्वर्ट कर लेते हैं विद इन 12 मंथ्स, या फिर उनको हम बेचने के लिए खरीदते हैं आगे, सही है। तो उनको हम क्या कहते हैं? करंट एसेट्स कहते हैं, सही है सर, यस। अभी फिक्टिशियस एसेट्स हम करेंगे बाद में। अब चर्चा आ रही है किसकी? रेवेन्यू रिसीट्स की। अब से यहाँ से हमारा न्यू न्यू जो पार्ट है वो शुरू हो रहा है, ठीक है, यस। तो रिसीट से पहले मैं चाहूंगा लाइबिलिटीज के बारे में चर्चा हो जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। तो लाइबिलिटीज,
देख सर, लाइबिलिटीज बोले तो क्या, लाइबिलिटीज बोले तो सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी भी रूप में अगर आपको पैसा पे करना है, अगर आपको पैसा पे करना है तो आपके लिए वो क्या कहलाती है, लाइबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है सर, लाइबिलिटी। यस और नो, यस। अब लाइबिलिटी बोले तो क्या, लाइबिलिटी बोले तो क्लेम ऑफ एनी अमाउंट अगेंस्ट द एंटिटी और एंटरप्राइज। अगेंस्ट द एंटिटी मतलब भाई कोई भी ऐसा पैसा जो कि हमें यानी एंटिटी को पे करना है, तो वो सारा का सारा पैसा क्या कहलाता है, लाइबिलिटी। ठीक है। लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड, क्या वर्ड लिखा हुआ है, ओड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओड, ओड का मतलब क्या होता है सर, पेएबल। ओड का वर्ड होता है पेएबल बाय द बिजनेस, लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओन। ये जो इतना पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के बाद। ठीक है। अब बात आती है करंट लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज भी होती है दो तरीके की, लाइबिलिटीज भी होती है दो तरीके की। देखिए सबसे पहला क्या है, लाइबिलिटीज पेएबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट आर नोन एज नॉन करंट लाइबिलिटीज। अभी आपको यहाँ इसके आगे की बात समझ नहीं आई होगी, ये वाली बात समझ नहीं आई होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इतना याद रखें कि भाई ऐसी कोई भी लाइबिलिटी जिसको हमें 12 महीने से ज्यादा टाइम के बाद पे करना है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज। और ऐसी कोई भी लाइबिलिटी जो कि विद इन 12 मंथ्स हमें पे करनी होती है, उनको हम क्या कहते हैं, करंट लाइबिलिटीज। यस, समझ आ रहा है सबको। अब अब इसके कुछ और चीजें थी जो हम अभी देखते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई लाइबिलिटीज का मतलब क्या है। लाइबिलिटीज सबसे पहले तो लाइबिलिटीज का मतलब ऑब्लिगेशन, किसी भी रूप में अगर हमारे ऑब्लिगेशन है, कोई भी ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब हमारे सर पे अगर कोई बोझ है तो वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी। ठीक है। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म या फिर बिजनेस, फर्म मतलब पार्टनरशिप के केस में, हम बिजनेस को क्या कह देते हैं, फर्म कह देते हैं। और अभी फिलहाल जब जहाँ पे हम हैं वहाँ पे बिजनेस, तो बिजनेस ओज टू द आउटसाइडर्स is known as liability। yes sir। फिर उसके आगे इन सिंपल वर्ड्स, उधारी अगर होती है हमारी, आप अगर हिंदी में समझना चाहें तो उधारी या फिर रीपेमेंट, ऐसा कोई भी अमाउंट जो हमें रीपे करना है किसी को, तो हमारे लिए क्या कहलाती है, लाइबिलिटी कहलाती है। अच्छा, अब अमाउंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट नहीं, अगर हमें किसी को सर्विसेज भी देनी है तो वो भी हमारे लिए लाइबिलिटी है। ठीक है ना। अगर जैसे कि हमने हमें हमें किसी ने पैसा दे दिया एडवांस में, अब उसको मुझे फ्री में नहीं मतलब उसको हमें आगे पढ़ाना है। जैसे आपने मेरे को फ्री में एडवांस, जैसे आपने मुझे पैसा दे दिया एडवांस में, अब मुझे उसके बदले आपको पढ़ाना है, तो मेरे को आपको पढ़ाना है, मेरे सर पे ऑब्लिगेशन है भाई। अब मेरे को आपको पढ़ाना है तो मेरे लिए ऑब्लिगेशन है, मेरे लिए लाइबिलिटी है। क्या है ये, लाइबिलिटी। सही है। यस सर। अब समझिएगा बात को, करंट एसेट्स और नॉन करंट, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। देखिएगा, करंट लाइबिलिटीज को हम और क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज या फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, बोरोइंग्स। ठीक है ना। और ऐसे ही लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सही है। यस। अमाउंट पेएबल विद इन 12 मंथ्स इज नोन एज करंट लाइबिलिटीज, या फिर अमाउंट पेएबल आफ्टर 12 मंथ्स इज आर नोन एज नॉन करंट लाइबिलिटीज। यस सर। अब ये वर्ड आ गया क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स के बारे में अब चर्चा हम करेंगे, क्रेडिटर्स के बारे में अब चर्चा हम करेंगे। क्रेडिटर्स देखोगे, क्रेडिटर्स ऐसे कोई भी लोग जिनसे हमने परचेज करा है उधार पे, अब उनको हमें पैसा पे करना है, पैसा पे करना है। देखो समझना एक चीज को, जब हमने माल खरीदा है, सिर्फ और सिर्फ माल की बात हो रही है, अगर जो जिस चीज में हम डील कर रहे हैं, जो हमारे लिए गुड्स कहलाते हैं, जिस चीज में हम डील कर रहे हैं वो हमने माल खरीदा है उधार पे, तो सामने वाला पर्सन जिससे हमने माल खरीदा है वो हमारे लिए कौन कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है, क्योंकि हमें उसे पे करना है, हमें उसे पैसा पे करना है। समझ आ रही बात। तो वो हमारे लिए कौन बनते हैं, क्रेडिटर्स बनते हैं। समझ आ रहा है। यस सर। अगर अगर आपने गुड्स खरीद के ना कुछ और खरीदा उधार पे, तो वो क्रेडिटर्स निकल आएंगे, उनका पूरा नाम लिखा जाएगा क्या, क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी। फॉर एग्जांपल हमने कोई मशीन खरीदी उधार पे, तो क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी वो बन जाते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर क्रेडिटर्स लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ, तो क्रेडिटर वर्ड्स का मतलब सीधा सा क्या होता है कि हमने एक ऐसा पर्सन है जिसको हमें पैसा पे करना है, और वो पैसा पे करने की लायबिलिटी हमारे ऊपर क्यों आई है, बिकॉज हमने उससे परचेज करे होंगे गुड्स या फिर सर्विसेज उधार पे, ऑन क्रेडिट। तो भाई क्रेडिटर्स और डेटर्स तभी क्रिएट होते हैं जब हमारे क्रेडिट की ट्रांजेक्शन होती है। कैसी ट्रांजेक्शन होती है, क्रेडिट की। अब इसको मैं एक जरा एग्जांपल से, छोटे से एग्जांपल समझाना चाहूंगा। हाँ जी। तो अब ये दो लोग हैं, एक परचेजर है और एक सेलर है, ए और बी, ये दो लोग हैं, है ना। अब जो ए पर्सन है इसने परचेज करा माल बी से, ए ने परचेज करा माल बी से उधार पे। सही है। उधार पे वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे ऑन क्रेडिट, और खरीदा क्या है, समझ के चलना, गुड्स।
समझ आ रही बात, गुड्स खरीदा है, सही है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो उधार पे खरीदा और गुड्स खरीदा, सही है। अब आगे की चर्चा कि भाई अभी उधार पे खरीदा है तो ए को पैसा देना होगा, ए को पैसा देना होगा किसको, बी को। ए पैसा देगा बी को, यानी कि अभी दिया नहीं है लेकिन देगा, समझ आ रही बात। परचेजर सेलर को पैसा देगा, यस और नो, यस। तो परचेजर के लिए यानी ए के लिए बी कौन हो गया, बी कौन हो गया, क्रेडिटर। कौन हो गया सर, क्रेडिटर। समझ आ रही बात, हाँ जी। तो हम क्या बोल रहे थे भाई, जो हमारा बी हो, जो ए है, ए के लिए बी कौन है, ए के लिए बी कौन है, क्रेडिटर। और बी के लिए बी के लिए ए कौन है, डेटर। समझ आ रही बात। तो ए के लिए बी कौन है, क्रेडिटर, क्योंकि ए ने पैसा देना है बी को, और बी के लिए ए कौन है, डेटर। क्यों, क्योंकि सेलर को बी को पैसा मिलना है, पैसा मिलना है ए से। समझ आ रही बात, यस। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट डेटर और क्रेडिटर, सही है। बस डेटर और क्रेडिटर तभी जनरेट होते हैं जब हमारे गुड्स परचेज करे हो, गुड्स ये परचेज या सेल करे हो उधार पे। कैसे, उधार पे। समझ आ रही बात, यस। हाँ जी। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमारा रिसीट्स, करेक्ट है। अब रिसीट्स बोले तो क्या सर, रिसीट्स बोले तो कहीं से भी अगर हमें पैसा आ रहा है, कहीं से भी अगर पैसा आ रहा है या आना है, वो हमारे लिए क्या होता है, रिसीट्स होता है सर, ठीक है। अब रिसीट्स दो तरीके की होती है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स बोले तो क्या, रेवेन्यू रिसीट्स बोले तो क्या, रेवेन्यू रिसीट्स बोले तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। कि भाई हमें अगर किसी भी तरीके से हम गुड्स बेच रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले हमें कहीं पैसा आ रहा है, तो हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स, करेक्ट है। इट इज द अमाउंट रिसीव्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स या फिर रेंडरिंग सर्विसेज और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज से इन फिक्स्ड डिपॉजिट। सही है। इसका मतलब कि भाई हमने कहीं पे अगर फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, जैसे बैंक में हमने एक एफडी करा रखी है, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये सारी रिसीट्स कैसी हो गई, हमारी रेवेन्यू रिसीट्स होगी सर। कैसी रिसीट्स हो गई, रेवेन्यू रिसीट्स। अब सर इसका मतलब समझ आ रहा है आपको क्या, क्योंकि जो भी हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कहीं से भी हमें रिसीट्स आ रही है, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है, रेवेन्यू रिसीट्स। लेकिन अगर कोई ऐसी रिसीट है जो कि रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं है, मतलब जो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इररेगुलर इन नेचर है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है, कैपिटल रिसीट्स कहलाती है सर। कैपिटल रिसीट्स बोले तो क्या, कैपिटल रिसीट बोले तो क्या, कैपिटल रिसीट बोले तो ऐसी कोई भी रिसीट जो कि हमें फिक्स एसेट बेच के आ रही हो। समझ आ रही बात, जो भी ऐसी रिसीट जो कि इररेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में की गई हो, ठीक है, तो वो पैसा हमें जो मिला उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। समझ आ रहा है सर, यस। तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सोर्सेज दैट आर नॉट ऑफ रेवेन्यू नेचर, that is capital receipts are the receipts which are not of revenue nature. For example, capital contribution by owners, receipts from sale of assets such as machinery, building, furniture, loan etc. अब सर ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और ये इरेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए सपोज करिए आपके घर में सपोज करिए ये जो आप फोन है ना, आप जिससे वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, फोन या लैपटॉप। अब सपोज करिए आप फोन रिटेलर हैं, ठीक है। अब आप फोन रिटेलर है तो आपके लिए वो फोन क्या है, आपके लिए फोन है गुड्स। समझ आ रही बात। तो अगर आप उस फोन को बेचोगे तो वो आपके लिए क्या कहलाएगी, रेवेन्यू रिसीट कहलाएगी, ठीक है ना, क्योंकि आपका वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, क्योंकि आपका धंधा है फोन खरीदने बेचने का, ठीक है ना। तो आप अगर फोन बेचोगे तो उससे जो पैसा मिलेगा उस टाइम पे, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगी, रेवेन्यू रिसीट्स कहलाएंगी। लेकिन सर आपके लिए अभी फिलहाल जो आपके हाथ में फोन है वो क्या है, आपके लिए फिक्स एसेट है। समझ आ रही बात, फिक्स एसेट है। अब अगर इस वक्त आप उसको बेचोगे तो आपका क्या धंधा है फोन बेचने का, नहीं। आपके रिटेलर और फोन बेचने वाले हो, नहीं। लेकिन आपने अगर फोन बेचा और उससे जो पैसा आया वो आपके लिए क्या कहलाएगा सर, कैपिटल रिसीट्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, कैपिटल रिसीट्स। समझ आ रहा है, यस। अब सदी का सबसे बड़ा टॉपिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर बोले तो क्या, expenditure is the amount spent or liability incurred for acquiring assets, goods or services. Expenditure may be categorized into three parts. सबसे पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ जी, ये तीन होते हैं। क्या पहला पहला वापस से रिपीट करो। पहला क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले तो क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले तो क्या, देखो मैं इसको अपने नोट से पहले समझाऊंगा फिर वापस यहाँ पर आऊंगा, ठीक है। देखिए भाई सबसे पहले तो एक बात बताइए, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब समझ आता है ना। एक्सपेंडिचर का मतलब बेसिकली हमारा खर्चा, ठीक है ना। किसी भी तरीके का खर्चा हो रहा है तो उसको हम क्या कहते थे, एक्सपेंडिचर कहते थे।
अब एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल, और तीसरा कौन सा होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सही है, तो पहला कौन सा, रेवेन्यू के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम कैपिटल के बारे में बात करेंगे। अभी हम दोनों को मिला मिला के बात करेंगे, चलिए देखते हैं साथ साथ, ठीक है। फिर हम अंत में जाके बात करेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। चलिए सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ये ऐसे खर्चे हैं जिनको हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, जिनको हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, ठीक है ना। और ये ऐसे खर्चे हैं जिनको हम इररेगुलर बेसिस पे करते हैं। कैसे खर्चे हैं सर, इररेगुलर बेसिस पे किए जाते हैं। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसे खर्चे जो कि आपको रेगुलर, जो कि आप हर रोज कर रहे हो, रोजमर्रा के बिजनेस में कर रहे हो, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हो। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे जो कि आप कभी कभार करते हो, जो कि आप कभी कभार करते हो। जैसे कि आप सपोज करिए आप एक बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, तो आप एक बिजनेस चला रहे हैं, आपने रेंट पे करा, स्टाफ की सैलरी पे करी, आपने आपने क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस करे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, तो ये कैसा खर्चा है, अब ये ऐसा खर्चा है जो आप रोज हर महीने पे कर रहे हो, है ना, बार बार होने वाला खर्चा है। तो इस खर्चे को हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। मगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि आपने कोई फर्नीचर खरीद लिया, आपने सोफा सेट खरीद लिया अपने बिजनेस के लिए, या फिर आपने कोई बिल्डिंग खरीद ली नई, या फिर आपने आपने कोई फर्नीचर या फिर मशीनरी खरीद ली कोई नई, ठीक है ना, प्रोडक्शन के लिए। तो ये एक ऐसा खर्चा है, या ये ऐसा खर्चा नहीं है जो बार बार आप करने वाले हो, आप मशीनरी बार बार नहीं खरीदने वाले, आप बिल्डिंग बार बार नहीं खरीदने वाले अपने बिजनेस में, है ना। तो ये ऐसे खर्चे होते हैं जिनको हम कभी कभार करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे होते हैं जिनका बेनिफिट विद इन 1 ईयर कंज्यूम कर लिया जाता है, विद इन 1 ईयर कंज्यूम कर लिया जाता है। अब उस 1 ईयर को और क्या कह देते हैं हम, 1 अकाउंटिंग ईयर या फिर 1 अकाउंटिंग पीरियड। सही है, यस सर। लेकिन अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ऐसे एक्सपेंडिचर जिनको कंज्यूम करने में हमें एक साल से ज्यादा का समय लग जाता है, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। समझ आ रही बात, यस सर। तो ऐसे खर्चे जिनको विद इन वन ईयर हम कंज्यूम कर लेते हैं, समाप्त हो जाते हैं वो, मतलब जैसे आपने रेंट पे करा, अब रेंट कितने महीने का पे करते हो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, उससे ज्यादा को तो पे नहीं करता कोई ज्यादातर, है ना। तो भाई आप 6 महीना उस सर्विस को यूज करोगे और आप उसके बेनिफिट्स, आपके सारे के सारे उसके बेनिफिट जो मिलने होंगे आपको, वो खत्म। सही बात है कि नहीं, यस। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, जिनके बेनिफिट्स विद इन 1 ईयर खत्म हो जाते हैं, कंज्यूम कर लिए जाते हैं। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, अगर आपने मशीन खरीदी, अगर आपने बिल्डिंग खरीदी, तो आपके 1 साल बाद उसको बेच दोगे, नहीं। आप उसको क्यों खरीदते हो, ताकि आप उसको लॉन्ग टर्म पर्पस तक यूज कर सको, लॉन्ग टाइम तक उसको यूज कर सको, है ना, सालों साल आपके साथ रहे। एसी आपने खरीदा, एसी क्या हर साल आप नया लेकर आने वाले हो, नहीं। आप एसी को लगा, आपके पास जो एसी आपने खरीदा वो लगा रहेगा आपका, वो चलता रहेगा 5 साल 10 साल चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, इनके उस एसी का वो जो खर्चा करा था हमने, उसके बेनिफिट्स जो है वो विद इन, वो फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर कंज्यूम किए जाएंगे, है ना। तो ये ऐसे खर्चों को हम क्या कह देते हैं, ऐसे खर्चों को हम क्या कह देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ आ रही बात, yes. अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या लिखा हुआ है भाई, रेंट लिखा हुआ है, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा, और यहाँ पे परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर एक्सेट्रा। सही है। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल अब जोड़ दूंगा मैं, एक और एग्जांपल क्या जोड़ दूंगा, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन। अब इसका रीजन बताते हैं क्यों, ऐसा क्यों। पहले इससे पहले ये वाले पॉइंट कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, हमारी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे खर्चे होते हैं जो कि अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, हमारी क्या करते हैं, इंक्रीज। अब इन दोनों का मतलब समझिए सर। अर्निंग कैपेसिटी का मतलब समझते हैं पहले तो। अर्निंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, अर्निंग कैपेसिटी मतलब एक वो लेवल जितना आप अभी आप कमा रहे हो या कमा सकते हो, ठीक है ना, जितना आप कमा रहे हो या कमा सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपकी अर्निंग कैपेसिटी। मान लीजिए आप अभी इस वक्त 10 लाख रुपए कमा सकते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस से, अपने बिजनेस को अगर आप नॉर्मल पेस पे चलाएं तो आप 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। सही है, नॉर्मल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, अज्यूम करते हुए आप 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, आपने रेंट पे नहीं करा, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करा, आपने स्टाफ की सैलरी पे नहीं करी, तो क्या आप 10 लाख रुपए जो कमा सकते थे आप कमा पाओगे, नहीं कमा पाओगे भाई। क्यों, आपके पास जगह ही नहीं बचेगी, आपके पास एम्प्लॉइज ही नहीं बचेंगे, आपके पास बिजली ही नहीं बचेगी। समझ आ रही बात, हाँ जी। तो अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन, अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं कौन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो ये अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कर देते हैं। जहां अभी तक हमारी कैपेसिटी 10 लाख कमाने की है, अब अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर देते हैं तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे कि हमें, हमारे जो एरिया था, हमारा जो शॉप फ्लोर था जहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं अपना,
वो अब कम पड़ने लग गया, हमें और ज्यादा बड़ी जगह की जरूरत है। तो हमने क्या करा, एक और एक और कमरा ले लिया, एक और रूम ले लिया, या फिर एक और जगह हमने किराए पे ले लिया, खरीद ली। सही है। अब जब वो खरीद ली, तो खरीद ली मतलब हमने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करा, और उसकी वजह से हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। क्यों? हमारे पास हमारा जो एरिया था वो पहले जो छोटा पड़ रहा था हमें, अब वो ज्यादा बढ़ गया हमारे पास। समझ आ रही बात? जैसे, या फिर मैं अपने ट्यूशन में हमारे पास 10 कुर्सियां, एक बैच के ऊपर 10 कुर्सियां, एक रूम में 10 कुर्सियां आ सकती हैं। ठीक है। अब 11वीं कुर्सी लगाने के लिए मेरे पास कुर्सी ही नहीं है, कुर्सी खत्म हो गई है। अब मैंने एक चेयर और खरीदी, चेयर खरीदी मतलब ये कैसा एक्सपेंडिचर करा मैंने? कैपिटल एक्सपेंडिचर करा। ठीक है ना। अब क्योंकि मैंने एक चेयर और लगा दी, तो मतलब एक और बच्चा बैठ सकता है, एक और बच्चा बैठ सकता है। तो पहले मेरा, अगर मैं 10 बच्चों का रेवेन्यू कमा पा रहा था, तो अब मैं 11वें बच्चे का रेवेन्यू भी कमा पाऊंगा। मतलब मेरी अर्निंग कैपेसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। हाँ या ना? यस। तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो फिर से एक बार, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से अर्निंग कैपेसिटी मेरी मेंटेन रहती है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर से मेरी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। करेक्ट है? यस। अभी आगे की बात जो लिखे हुए आपको समझ आ जाए तो ठीक, नहीं आएगी तो ठीक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद की बात है वैसे। ठीक है ना। वे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितने भी होते हैं उनको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जितने भी होते हैं उनको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, अब ये 1 लाख रुपए की लाइन, मतलब 1 लाख रुपए की लाइन मतलब क्या? ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है। These expenditure neither create any asset nor reduces any liability। और यहीं पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है सर? दूसरी तरफ लिखा हुआ है these expenditure generate या फिर creates assets in the business और reduces the liability। yes or no? समझ आ रहा है आपको? इसका मतलब क्या हुआ सर पूरा, कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो या तो हमारी कोई ना कोई एसेट क्रिएट होती है, एसेट बढ़ती है, या फिर हमारी कोई लाइबिलिटी वो कम हो जाती है, या फिर हमारी कोई लाइबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। समझ आ रही बात? इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा, अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का मतलब ही क्या है? कि हम कोई मशीन खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, या फिर अगर हमारा कोई बैंक लोन था उसको हमने पे कर दिया, रीपे कर दिया, उसको हमने रीपे कर दिया, तो वो भी उसकी वजह से क्या हो रहा है? मेरी जो लाइबिलिटी थी बैंक लोन के नाम की वो कम हो रही है। तो ये खर्चा भी कैसा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस और नो? यस। लेकिन रेंट पे करना, सैलरी पे करना स्टाफ की, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, इससे क्या कोई मेरी एसेट क्रिएट हो रही है? नहीं। इससे क्या मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है? नहीं। ये तो भाई रोज का खर्चा है, तो करना ही पड़ेगा। सही बात है। तो इन खर्चों की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की वजह से मेरी ना तो कोई एसेट क्रिएट होती है, ना ही कोई लाइबिलिटी कम होती है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से मेरी या तो कोई ना कोई एसेट क्रिएट होती है, या फिर मेरी कोई ना कोई लाइबिलिटी कम हो जाती है। सही है। यस। एंड लास्ट टॉपिक फॉर द डे, लास्ट टॉपिक, यस लास्ट टॉपिक रहेगा ये आज का, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम पढ़ रहे हैं, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? सबसे पहले डेफर्ड मतलब का समझिए। डेफर्ड का मतलब क्या होता है सर? डेफर्ड का मतलब होता है सर फ्यूचर। डेफर्ड का मतलब क्या होता है सर? फ्यूचर। जब हम किसी खर्चे को फ्यूचर में टाल दें, तो ऐसे खर्चे को हम क्या कहते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों? रेवेन्यू क्यों? क्योंकि भाई जब हम प्राइमा फेसी देखते हैं, जब हम पहली नजर में इन एक्सपेंडिचर को देखते हैं, तो हमें देख के क्या लगता है? हमें देख के लगता है कि ये क्या है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन वो क्या होते हैं? वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। अब इसका मतलब समझिएगा सर। इसका मतलब पहले तो डेफिनेशन करेंगे, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। expenses which are expenses which are of revenue nature but written off in more than one accounting year या फिर accounting period are known as deferred revenue expenditure। फिर से एक बार समझ नहीं आया सर, समझ नहीं आया। एक और बार, क्या लिखा हुआ है? expenses which are of revenue nature but written off in more than one accounting year आर नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आप सबका सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही होगा कि भैया ये रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है जिंदगी में, है ना? तो रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि भाई हमने जो टोटल खर्चा करा है, उसमें से इस साल हमने कुछ ही खर्चे के तो नाम पे उसको रिकॉर्ड करा होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, हमने इस साल पूरा पूरा खर्चा XYZ, हमारी कोई लिमिटेड कंपनी है, हमारा कोई बिजनेस चल रहा है। अब
उस बिजनेस ने क्या करा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा करा। एडवर्टीजमेंट का खर्चा कितना करा सर, 50 लाख रुपए करा। अब 50 लाख रुपए, अब हमने एस्टिमेट लगाया, हमने अंदाजा लगाया, हमने एस्टिमेट लगाया कि भाई हमारा जो ये जो 50 लाख रुपए का जो खर्चा हमने करा एडवर्टीजमेंट का, इससे सिर्फ इस साल इससे सिर्फ इस साल बेनिफिट नहीं होगा, इससे अगले 5 सालों तक हमें बेनिफिट होगा। इससे अगले 5 सालों तक हमें क्या होगा, बेनिफिट होगा। समझ आ रही बात? तो अब क्या, एक बात बताइए, एक बात बताइए, अगर हमें बेनिफिट सिर्फ इस साल नहीं होना, बेनिफिट आगे के सालों में भी होना है, तो क्या सारा का सारा खर्चा मुझे आज अगर मैं दिखा दूं, क्या वो सही बात है? क्या वो सही बात है? नहीं सर, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर वो खर्चा, उस खर्चे के बदले बेनिफिट जो है वो आगे मिलने हैं, वो बेनिफिट आगे मिलने हैं, तो उसके उस खर्चों को हम दिखाना भी हमें आगे चाहिए, उन खर्चों को हमें आगे दिखाना चाहिए, है ना? समझ आ रही बात? नहीं, फिर से एक बार सुन लो, फिर से एक बार सुन लो भाई। देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, वे एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा आज आपने करा, उसकी उसका बेनिफिट क्या सिर्फ और सिर्फ इस साल मिलेगा? नहीं, उसका बेनिफिट हमें आगे के सालों में भी मिलेगा। सही बात है। अब एस्टिमेट कर लिया हमने, अनुमान लगा लिया, बिकॉज आपने पढ़ा हो लिमिटेशन, लिमिटेशन में क्या पढ़ा था हमने, accounting is not fully exact, it generally it is based on evidences, but sometimes we make estimates to ascertain the correct profit or loss। तो वही एस्टिमेट हमने यहाँ पर भी लगाते हैं कि भाई हमें कितने सालों तक फायदा मिलेगा। सही बात है। तो हमने यहाँ पे एस्टिमेट लगाया 5 सालों तक मुझे बेनिफिट मिलेगा। सही है, यस सर। अब 5 सालों तक बेनिफिट मिलेगा। अब मैंने क्या किया, फिर 50 लाख रुपए का जो खर्चा था उसको मैंने 5 सालों में अलग थोड़ा 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 करके मैं डिवाइड करके फिर रिकॉर्ड करूंगा, उसको राइट ऑफ करूंगा। क्या करूंगा सर? राइट ऑफ। राइट ऑफ करने का मतलब थोड़ा थोड़ा करके उसको चार्ज करूंगा अपने प्रॉफिट के ऊपर। समझ आ रहा है? यस सर। तो इसका क्या मतलब, फिर से एक बार सुनेंगे कि भाई जो खर्चा मैंने आज करा उसका बेनिफिट मुझे अगले के साल, अगले आगे के सालों में भी मिलेगा। तो अब इसकी वजह से क्या मुझे सारा का सारा खर्चा आज की तारीख में रिकॉर्ड करना चाहिए? नहीं। जब उसका जब उसका खर्चा, जब उसका फायदा मुझे अगले के सालों में मिलेगा, आगे के सालों में मिलेगा, तो मुझे उसका खर्चा भी आगे के सालों में रिकॉर्ड करना चाहिए, है ना? तो इस वजह से जितना हम खर्चा आज की तारीख में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कहते हैं रिटर्न ऑफ, कि हमने टोटल खर्चा करा, उसमें से थोड़ा सा खर्चा इस साल राइट ऑफ कर दिया, थोड़ा सा खर्चा चार्ज कर दिया। ठीक है। तो बेसिकली अब जैसे 50 लाख है, 50 लाख उसकी लाइफ कितनी मानी गई? 5 साल। उसकी लाइफ मानी गई 5 साल। तो मैं हर साल पूरे 5 सालों तक हर साल में कितना कितना माइनस करता चला जाऊंगा? 10 लाख रुपीज। सही बात है। 50 लाख अपॉन में 5, तो मैं हर साल कितना कितना चार्ज करूंगा या राइट ऑफ करूंगा? 10 लाख रुपीज। समझ आ रहा है? यस सर। तो मैं हर साल कितना माइनस करूंगा? 10 लाख रुपीज। तो जरा इधर पढ़ेंगे, बेनिफिट विल एक्रू इन मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। अब ये जो मैंने अपनी भाषा में लिखा हुआ है इसको जरा पढ़ लेंगे मेरे साथ। ऐसा खर्चा जो किया तो आज है, लेकिन उसका फायदा, उसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए मिलता है। तो इन खर्चों को हम क्या कहते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सही है, यस। तो अब एक इसी से मैं पीछे जाऊंगा थोड़ा सा, देखना, सुनना, अब ध्यान सुनना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबका ध्यान इधर, सबका ध्यान इधर। देखिए देखिए ध्यान से सुनिए। जो मैंने टोटल एक्सपेंडिचर करा 50 लाख रुपए का, जो मैंने टोटल एक्सपेंडिचर करा 50 लाख रुपए का, अब मैंने क्या करा, इस साल तो मैंने 10 लाख रुपए रिकॉर्ड कर लिए, इस साल तो मैंने 10 लाख रुपए रिकॉर्ड कर लिए एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से मैंने 10 लाख रुपए रिकॉर्ड कर लिए। लेकिन बाकी का जो 40 लाख रुपए का जो खर्चा करा है उसका क्या? उसका क्या? तो उसको हम क्या करते हैं, क्योंकि उसका फायदा हमें आगे के सालों में मिलने वाला है, तो हम उसको कैसे लिख लेते हैं? उसको एज एन एसेट रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसको एसेट के तौर पे हम अपनी बैलेंस शीट में लेके रिकॉर्ड कर लेते हैं, बैलेंस शीट में ले जाते हैं और वहां पे रिकॉर्ड करते हैं एसेट साइड में। सही बात है। अब क्योंकि हमने बैलेंस शीट में एसेट तौर पे, एसेट के साइड में रिकॉर्ड करा है, उसको एसेट माना है। अब एसेट माना है तो उसको लिखते कैसे हैं? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब ये भाई, क्या हमारे पास कोई एक्चुअली में कोई अकाउंट है, कोई एक्चुअली में सच में कोई हमारे पास कोई एसेट है एडवर्टीजमेंट के नाम की? नहीं, ये एक इमेजनरी अकाउंट होता है। क्या होता है सर? इमेजनरी अकाउंट। तो ये जो सस्पेंस अकाउंट खुला, जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बना 40 लाख रुपए का, ये हमारी क्या कहलाती है? फिक्टिशियस एसेट्स कहलाती है। जो मैंने बोला था अभी थोड़ी देर में करेंगे, आज का अभी कर ली, तो फिक्टिशियस एसेट्स कहलाती है। जो खर्चा बाद के लिए रोक लिया हमने, जो खर्चा आज किया था लेकिन उसका बेनिफिट हमें बाद में एक्रू होने वाला है, तो उन खर्चों को हम एसेट के तौर पे दिखा देते हैं। अब वो खर्चे एसेट के तौर पे दिखा दिए, अब वो उन एसेट्स को हम क्या कहते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं सर। क्या कहते हैं सर? फिक्टिशियस एसेट्स। समझ आया? चलिए फिक्टिशियस एसेट्स में मैं लेके चलता हूँ आपको फटाफट से। देखिए भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में? फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में लिखा हुआ है सर कि भाई fictitious assets are those assets which are neither tangible assets nor intangible assets। क्योंकि ये कैसी assets होती हैं? imaginary assets होती हैं भाई। They are losses not written off in the year in which they are incurred।
कि भाई ये ऐसे खर्चे या ऐसे नुकसान है जिनको हमने उस साल में रिकॉर्ड नहीं करा, उस साल में राइट ऑफ नहीं करा जिस साल में उनको एक्चुअली में इनकर करा हमने। क्यों? क्योंकि उनके बदले का जो बेनिफिट है वो हमें कब मिलने वाला है, फ्यूचर में मिलने वाला है, बट इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। एन एग्जाम्पल ऑफ fictitious asset is deferred revenue expenditure such as advertisement expenditure। समझ आ रही बात? चलिए, थैंक यू फॉर द क्लास टुडे। आज की क्लास के लिए बस यहीं पर हम रुकते हैं। आज की क्लास के लिए शुक्रिया। आप सभी को सबसे सबसे बस एक रिक्वेस्ट यही है कि इन वीडियोस को अगर आपको ज़रा भी बेनिफिशियल लगती हैं और आपको लगता है कि इनसे किसी की भी मदद हो सकती है तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ या फिर न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए, टाटा बाय बाय, सी यू।